नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या क्या हमें कवर करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो हम पहले डेफिनेशन एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर हम थर्मोडायनेमिक कंडीशन देखेंगे फेज इक्विलिब्रियम के लिए, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे एंड विल सी डिसकंटिन्यूटी इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, देन वी विल हैव प्रिडिक्टिंग फेज ट्रांजिशन कंडीशन, हम किस तरीके से क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन की मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं फेज ट्रांजिशन को, कब होगा फेज ट्रांजिशन। ठीक है ना, क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन को हम डेराइव किया जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से। देन स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन वो देखेंगे, समझ में आया। देन वी विल सी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, देन वी विल हैव एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। एक्चुअली एग्जाम में ना आपको चार ऑप्शंस में ना एग्जांपल देता है, तो पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कौन सा है। ठीक है, देन फेज डायग्राम हम देखेंगे सल्फर का, समझ में आया। फेज डायग्राम के कुछ फीचर्स देखेंगे, देन वी विल समराइज अवर व्हाट वी विल डिस्कस। ठीक है, और देन एट लास्ट वी विल हैव एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर फेज डायग्राम। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आपको बताने की, सोल्व करने की। ठीक है, तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर फेज डायग्राम मैंने आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी दिया था आपको। ठीक है ना, तो जनरली फेज ट्रांजिशन क्या होता है, यदि सपोज सॉलिड से क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, है ना, या लिक्विड से सॉलिड बन जाए, या लिक्विड से गैसेस स्टेट में आए, या गैसेस से लिक्विड स्टेट में आए, है ना, या सॉलिड से लिक्विड में जाए, तो सॉलिड से गैसेस स्टेट में आए, या गैसेस से हमारे पास सॉलिड स्टेट में। सो दीज आर द बेसिक फेज ट्रांजिशंस दैट यू नो, जो आप जानते हो, समझ में आया। ठीक है, तो क्या होता है, हम फर्स्ट ऑर्डर कब कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हुआ, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एक थर्मोडायनेमिक ट्रांजिशन ही होता है फेजेस के बीच में। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये डिफरेंट फेजेस है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो इनके बीच में जब भी ट्रांजिशन होगा तो उसको फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन कहेंगे। कब यदि जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, समझ में आया, किस चीज़ का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, गिब्स फ्री एनर्जी का, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हो या विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर हो, समझ में आया। ठीक है, तो एक तो ये क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, समझ में आया। दूसरी बात, लेटेंट हीट इन्वॉल्व होनी चाहिए, सम लेटेंट हीट शुड ऑल्सो बी देयर वाइल फेज ट्रांजिशन। जब फेज ट्रांजिशन होगा तो लेटेंट हीट भी होनी चाहिए, समझ में आया। और को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ फेजेस इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग ट्रांजिशन, और दोनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज ये मेरे पास क्या है, वाटर है, ठीक है ना, समझ में आया। तो यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये पी और टी फिक्स हो गया, प्रेशर कितना है 1 atm और टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, समझ में आया। तो वाटर बॉयल हुआ तो लिक्विड गैसेस स्टेट में चला गया, लिक्विड किस में चला गया, गैसेस स्टेट में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फेज ट्रांजिशन हुआ है, क्या हुआ है, फेज ट्रांजिशन हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये तो लिक्विड हो गया और ये क्या है, वेपर्स है। तो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोथ गैस एंड लिक्विड को एग्जिस्ट, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना, समझ में आया। तो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, तो को एग्जिस्ट करने चाहिए। तो यदि ये चीज़ें हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहा जाता है, समझ में आया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यदि ये सेकंड डेरिवेटिव जो होता है स्पेसिफिक गिब्स एनर्जी का, ठीक है ना, यदि वो क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूस हो, तो हम उसको नाम क्या देते हैं, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखना। एक्चुअली पोल हेनफेस्ट ने 1930 में जो फेज ट्रांजिशन था ना, उसको क्या ऑर्डर होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर हो फेज ट्रांजिशन होगा या वो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा, उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या कहा था, जो लोएस्ट डेरिवेटिव होता है ना गिब्स फ्री एनर्जी का, वो डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। यदि फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस है तो फर्स्ट ऑर्डर, यदि सेकंड डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस है तो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान रखना। तो एक्चुअली में हमने स्पेसिफिक गिब्स फ्री एनर्जी को कंसिडर करते हैं। स्पेसिफिक गिब्स फ्री एनर्जी मैंने बताया था, जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, पर यूनिट मास से हमारे पास स्पेसिफिक गिब्स फ्री एनर्जी होता है। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ध्यान रखना, बेसिक सी चीज़ है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, वो थर्मोडायनेमिक फेज ट्रांजिशन है जनरली, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी डिसकंटिन्यूस होता है, हीट लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है और दोनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं, समझ में। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज डेरिवेटिव। थर्मोडायनेमिक कंडीशन क्या होती है, फेज इक्विलिब्रियम की, समझ में आया। तो जो फेज जो है अल्फा और बीटा, नाम दे दो, अल्फा बीटा कह लो, या मान लो मैंने लिक्विड से किस में गया, गैसेस स्टेट में, तो इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। सॉलिड से लिक्विड में गया, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो यदि दो फेजेस है, एक कंपोनेंट सिस्टम है, तो जैसे वाटर लिया था मैंने ना, तो वाटर एक कंपोनेंट सिस्टम ही होगा जो हमारे पास दो फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है, वो तीन में, सॉलिड लिक्विड गैस में, समझ में। तो यदि वो को एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था एग्जाम्पल के जरिए से, तो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट वाट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो वाटर होता है और वेपर्स होते हैं, वाटर के वेपर्स जो होते हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो जो फेज इक्विलिब्रियम की थर्मोडायनेमिक कंडीशन होती है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेराइव किया था, तो जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो क्या होगी, दोनों फेज की इक्वल होगी, क्या
क्या होगी, इक्वल होगी। तो यदि मेरे पास यहाँ पर लिक्विड और वेपर्स है तो मैं कह सकता हूँ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ लिक्विड जो होगी वो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ वेपर के इक्वल होगी। समझ में आया। एंड इवन यदि मैं यहाँ पर चेंजेस भी करता हूँ, उस चेंजेस के दौरान भी, अब जैसे मैंने 100 डिग्री एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर कब बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उनकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई। और यदि मैं प्रेशर को बढ़ा दूं तो सपोज मान लो मैंने प्रेशर कर दिया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब मैं आपसे पूछूं कि अब वाटर कब बॉईल होगा, भाई जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था। यदि मैं वाटर को 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दूं तो मान लीजिए लेट अस एज्यूम हमारे पास जो वाटर है वो कब बॉईल होगा, ठीक है ना। तो लेट अस मेक एन एग्जांपल, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो सपोज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, बॉईल होता है, ठीक है ना। समझ में आया। तो लेट अस मेक इट अ गैस, तो हमने गैस कर लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो ये यदि वो 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, अब बॉईल हो रहा है, तो प्रेशर भी बदल गया, टेम्परेचर भी बदल गया, तो गिब्स फ्री एनर्जी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो उस केस में भी ना चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होगा दोनों फेजेस में वो भी इक्वल होगा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूफ किया था और आपको समझाया भी था, ठीक है ना। तो जो थर्मोडायनेमिक कंडीशन है वो ध्यान रखना, यदि कोई भी दो फेज है तो उन दोनों फेजेस में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर फेज डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो जैसे फेज डायग्राम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जैसे मेरे पास सपोज ये मेरे पास सपोज सॉलिड है, ये लिक्विड है और इसके स्टेट में गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो सपोज यहाँ पर मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर यदि ये होंगे तो सब्सटेंस सॉलिड होगा, और सपोज ये यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रेशर और टेम्परेचर है, यदि वो प्रेशर और टेम्परेचर होंगे तो सब्सटेंस लिक्विड होगा। सपोज मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रेशर और टेम्परेचर के कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे तो सब्सटेंस क्या होगा, गैसेस स्टेट में होगा। तो मैंने एक छोटा सा पोर्शन उठा लिया फेज डायग्राम का, समझ में आया। तो वो यही है, तो ये मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, तो इट इज़ P/T। तो वो यार अब जैसे हम बेसिक एग्जांपल वाटर का ले लेते हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या हो रहा था, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल हो रहा था और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। यदि मैं प्रेशर को चेंज कर दूं, है ना, समझ में आया। तो प्रेशर को भी मान लो मैंने क्या कर दिया, P प्लस डेल P प्रेशर चेंज कर दिया, और टेम्परेचर T प्लस के डेल T मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया। तो एक यहाँ पर भी वो फेज में था, एक फेज कंडीशन, ये फेज इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पर भी उसका जो फेजेस होंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे, समझ में आया। तो दोनों केसेस में जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो इक्वल होगी। तो ये छोटा सा ये यूजिंग डायग्राम है, तो ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आई बात। अब बात करते हैं हम, देखो फेज डायग्राम की, ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे हम और किस तरीके से बेटर है। अब ध्यान से देखो, हम जानते हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, तो यदि आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो यदि मैं आपको डायग्राम से याद दिलाऊं तो हम जैसे स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, है ना, और हैप्पी गर्ल फाइंड अम्ब्रेला, ये मैंने याद करने का तरीका बताया था, है ना। तो हम यदि गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो मैं स्पेसिफिक गिब्स फ्री एनर्जी ले लेता हूँ, ठीक है ना, इसी को कौन कंसिडर करना है। तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी जो है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, समझ में आया। तो मैं यदि यहाँ पर DG से लिखूँ तो स्मॉल डिफरेंशियल निकालूँ, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, समझ में आया, प्लस अब ध्यान से देखो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा और कैसे लिख सकते हैं, यदि आपको ध्यान हो, मैंने फेज डायग्राम, थर्मोडायनेमिक फेज डायग्राम से बताया था आपको, क्या जो जी चेंज इन डिफरेंशियल जो डिफरेंशियल जो होगा जी का, उसको और कैसे लिख सकते हैं। देखो जी जो फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर ये होगा, है ना, इट इज़ अ फंक्शन, है ना। तो प्रेशर में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, तभी स्पेसिफिक गिब्स एनर्जी में चेंज आएगा। अब देखो एरो के डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो हम V पर आ गए हैं तो पॉजिटिव V रखेंगे, समझ में आया। और ये मेरे पास अब टेम्परेचर, अब मैं ऐसे चलूंगा तो एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मैंने लगा दिया माइनस, समझ में आया। तो इन दोनों का यदि आप कंपेरिजन करो, हालांकि वैसे आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इन दोनों से यदि आप कंपेरिजन करोगे तो आपको पास एंट्रोपी कितना आ रहा है, माइनस के डेल G अपॉन में डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और वॉल्यूम क्या आ रहा है, डेल G अपॉन में डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ही तो है गिब्स फ्री एनर्जी का। ये क्या है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है गिब्स फ्री एनर्जी का, या टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है या प्रेशर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, बस इतना है, ठीक है। तो एट फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, जब फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा, समझ में आया, तो ये जो होते हैं डिसकंटिन्यूस होते हैं, क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। देखो यानी जो फेज जब ट्रांजिशन होगा ना, तो गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या होगी, चेंज होगी, समझ में आया। तो मेरे पास डेल S जो है, ठीक है ना, एंट्रोपी मान लो किसी फेज में बीटा फेज में एंट्रोपी और अल्फा फेज में एंट्रोपी, आप S2 माइनस S1 भी ले सकते हैं, वो क्या आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो। चेंज जो होगा ना वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, समझ में आया। वॉल्यूम भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि गिब्स फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना, वो डिसकंटिन्यूस होता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिब्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर वॉल्यूम के इक्वल है, तो वॉल्यूम भी क्या होगी, वो चेंज इन वो भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी, समझ में आया। तो बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखना। तो जब हम कहते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है,
जी क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, समझ में आया। और एंट्रोपी भी और वॉल्यूम भी डिसकंटिन्यूस होंगे, समझ में आया, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव वही तो दे रहा है, तो डेल एस नॉट इक्वल टू जीरो, डेल वी नॉट इक्वल टू जीरो, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। जो फाइनाइट एंट्रोपी है, अब देखो एंट्रोपी तो आएगी कुछ ना कुछ, तो एंट्रोपी कुछ आएगी, तो देखो हमारे पास लेटेंट हीट क्या होती है ना, तो देखो पर यूनिट मास हम स्पेसिफिक ले रहे हैं, तो देखो मास यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया गया है, नहीं तो एल मेरे पास क्या आता है ना, एल इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में एम, ये तो होता है मेरे पास सिंपल डेफिनेशन, समझ में आया। तो लेकिन हम पर यूनिट मास ले रहे हैं, तो देखो एम नहीं लिया गया है, तो सिंपली टी डेल्टा एस, तो एंट्रोपी है तो लेटेंट हीट भी आएगी, वही मैंने आपको पहले ऊपर समझाया था। तो एल जो हीट है पर यूनिट मास, इट इज एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ में आया। और को एग्जिस्टिंग करके अलोंग जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है, इट सेल्फ इज कंटिन्यूस, ठीक है, समझ में आई बात, कोई डाउट है तो। लेकिन जो उसका स्लोप होता है वो एब्रप्टली क्या होता है, चेंज होता है, समझ में आया। तो हम यहाँ से देखो क्या चीज़ें समझें, इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान रखने वाली है। जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो तो कंटिन्यूस है, लेकिन जो उसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है ना, और विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, है ना, वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्या है, डिसकंटिन्यूस है। एंट्रोपी भी डिसकंटिन्यूस है, वॉल्यूम भी डिसकंटिन्यूस है, चेंजेस आएंगे, समझ में आया, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो हमें ध्यान रखनी है। तो यदि आप फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के डायग्राम्स की बात करो, तो टेम्परेचर वेरिएशन लिखा है मैंने बस, तो स्पेसिफिक गिब्स फ्री एनर्जी, तो मैं देखो ये तो क्या होती है, एक कंटिन्यूस होती है, ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है, समझ में आया। बट हल्का सा ये डायग्राम एक्चुअली में ऐसा होता है, लिटिल बिट किंक प्रोड्यूस होता है, ये ऐसे आया और थोड़ा सा फिर ऐसे, मतलब हल्का सा मुड़ाव होता है यहाँ, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया एक तरीके से, थोड़ा सा स्मूथ नहीं होता, मतलब ऐसे समझो, ऐसे हो गया और फिर ये ऐसे, ये किंक, समझ में आया, ये एंगल सा बन रहा है, ऐसा किंक होता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। देखो ये एकदम स्मूथ आ रहा है, कोई जंप नहीं, ये कंटिन्यूस कर्व बना है, मैथमेटिक्स में कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूसिटी आपको पता होगी, ठीक है ना। अब देखो स्पेसिफिक एंट्रोपी की यदि मैं बात करूँ, ये मेरे पास स्पेसिफिक एंट्रोपी हो गई, ठीक है, एक अल्फा फेज से बीटा फेज में गया, या लिक्विड से गैस में गया, या सॉलिड से जैसे भी है, ठीक है। तो आप यदि देखो चेंज जो है यहाँ पर मेरे पास कह रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, एक सडन जंप आ रहा है, तो जी तो वो कंटिन्यूस है, वाइल एस एंड वी जो वो एंट्रोपी और वॉल्यूम में फाइनाइट जंप शो करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर ही है ना, मतलब द टेम्परेचर एट विच फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, जैसे वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पर फेज ट्रांजिशन हो जाता है, तो एक सडन जंप आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। याद रखने का तरीका देखो, एस आई बन रहा है ना, एस तो एंट्रोपी हो गया, समझ में आया। और ये मेरे पास सिंपली ऐसे वी बना दिया यहाँ पे, है ना, ये वी ऐसे बनता है ना, इसको ऐसे खींच दो यहाँ से, तो ये याद, मतलब डायग्राम का एग्जाम में आ जाए, पता करना हो कैसे है, तो ऐसे याद रखने का तरीका बताया और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी देखो सडन जंप है यहाँ पर भी, ठीक है ना, डिप आप देख सकते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, कंटिन्यूटी नहीं है इसमें, ठीक है ना। प्रिडिक्टिंग फेज ट्रांजिशन कंडीशन, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हम जानते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है, समझ में आया, और अदर इंटेंसिव वेरिएबल्स। अब देखो जैसे वही तो मैं बताया, जैसे वाटर का बेस्ट एग्जांपल है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तो दीज प्रेशर अंडर दीज स्पेसिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर फेज चेंजेस। लेकिन एक नेचुरल क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या हम फेज ट्रांजिशन की जो कंडीशंस है अंडर डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर क्या उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? वही मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, यदि मैं डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर ले लूँ, यदि मैं कहूँ यदि प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस, वो प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, तो उस केस में ट्रांजिशन कितने डिग्री टेम्परेचर पर होगा, समझ में आया। सपोज ये जो केस है, यहाँ पर जो है लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में बदल जाता है, तब जब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो भाई लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में कब बदलेगा, यदि प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और टेम्परेचर पता हो कब होगा। तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये प्रिडिक्ट की जो फेज ट्रांजिशन की कंडीशन है, क्या इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वही बेसिक एग्जांपल, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यदि हाफ कर दिया जाए प्रेशर को, या प्रेशर को बढ़ा दो, है ना, समझ में। और टेम्परेचर यदि प्रेशर के राइजेस इट टू जो मतलब टेम्परेचर है, या टेम्परेचर बढ़ा दो 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्रेशर कितना होना चाहिए ताकि फेज ट्रांजिशन हो। क्या ये फेज ट्रांजिशन की जो कंडीशंस है, क्या हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो प्रिडिक्शन होती है, समझ में आया। प्रेशर और टेम्परेचर आर रिलेटेड व्हेन टू फेजेस कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, समझ में आया। और प्रिडिक्शन किसकी मदद से होती है? क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन की मदद से होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि मैक्सवेल इक्वेशन से भी डिराइव किया है, टीडीएस इक्वेशन से भी क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन हमने डिस्कस की है ना। तो वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन प्रोड्यूस करता है। तो हम यदि हमें टेम्परेचर पता है तो हम प्रेशर बता सकते हैं, प्रेशर पता है तो टेम्परेचर बता सकते हैं, तो उसी की मदद से हम फेज भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आया।
तो क्लोसियस कैप्लरियन इक्वेशन को डेराइव करते हैं। तो मान लीजिए इनफाइनेस्टिमल डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग द कोएक्सिस्टेंस कर्व, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक फेज एग्जिस्ट करता था, मतलब इस टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड टू गैस बन जाता है, कुछ भी मान फेज ले सकते हैं, है ना, यानी अल्फा टू बीटा कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हमने प्रेशर कुछ और कर दिया, टेम्परेचर देखा टी डेल्टा टी प्लस पर भी फेज ट्रांजिशन हो जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो इस केस में गिब्स फ्री एनर्जी भी चेंज होगी, तो गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहती है। तो डी जे अल्फा इज इक्वल टू डी जे बीटा, या आप डी जे वन इज इक्वल टू डी जे टू भी लिख सकते हो, तो मर्जी आपकी है, कैसे भी कर लो, ठीक है। और अभी थोड़ी देर बाद ऊपर पहले मैंने आपको बताया था जो इट इज़ गिवन बाय, है ना, माइनस के एस डी टी प्लस के वी डी पी, ठीक है, समझ में आया। तो मैं यदि अल्फा के लिए लिखूंगा तो डी जी अल्फा इज इक्वल टू एंट्रोपी इन दिस केस प्लस के डी टी प्लस के वॉल्यूम, है ना, और डी पी, और डी बीटा के लिए लिखूंगा सॉरी डी जी बीटा, ये ऐसे समझ सकते हो, सपोज चेंज इन स्पेसिफिक गिव्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू गैसेस स्टेट, है ना, ये सपोज सॉलिड ले लो, ये लिक्विड ले लो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चेंजेस सॉलिड से लिक्विड जाएगा, तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, तो उसी केस में हमारे पास कुछ लिए ले सकते हैं, तो सिंपली मैंने लिख लिया। और बीटा की वैल्यू भी ले, और डी जी की वैल्यू हम दूसरे फेज में भी लिख सकते हैं, है ना, एक अल्फा फेज हो गया, बीटा फेज हो गया, कोई डाउट है। अब देखो प्रेशर को एक साइड ले लो, टेम्परेचर को एक साइड ले लो, सिंपल है। अब ये वी जो मेरे पास है वी अल्फा उधर चला जाएगा, माइनस के वी अल्फा हो गया डी पी, समझ में आया, कोई डाउट है। और ये इधर आ गया मेरे पास, सिंपली एस बी माइनस के तय पॉजिटिव हो गया, तो मेरे पास डी पी बटे डी टी कितना आ गया, यदि हम देखें तो ये मेरे पास क्या बनता है, मैं यदि इसको लिखूँ तो ये एस बीटा माइनस के एस अल्फा, है ना, और ये वी बीटा माइनस के वी अल्फा, या मैं इसको डेल एस अपॉन में डेल वी लिख सकता हूँ, ये स्पेसिफिक एंट्रोपी स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। और लेटेंट हीट हमारे पास क्या होती है, टी डेल एस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस, ठीक है ना, समझ में, इसको मैं डेल एस के को एल अपॉन में टी, तो एल अपॉन में टी डेल वी, तो ये मैंने लिख लिया। तो यही तो मेरे पास सिंपली, यही तो मेरे पास क्या आ गई, क्लोसियस कैप्लरियन इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यदि मुझे पता चल जाए भाई कि किस टेम्परेचर पर फेज ट्रांजिशन हुआ है, मतलब इनिशियल फेज ट्रांजिशन किस टेम्परेचर पर हुआ था, ठीक है, अब वॉल्यूम में क्या चेंज आया है, लेटेंट हीट क्या है, तो हम पता कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में स्लोप देता है, स्लोप ही तो दे रहा है, ये जो मेरे पास ये जो फेज ट्रांजिशन हुआ है, तो ये मेरे पास क्या स्लोप ही तो आया है ना, तो हम डिफरेंट पॉइंट्स पर वो स्लोप निकाल सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने फेज ट्रांजिशन की कंडीशंस को, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। तो इट कन्फर्म्स फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन आर अकम्पनीड बाय फाइनाइट चेंज इन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में फाइनाइट चेंज होता है एंट्रोपी एंड वॉल्यूम में, ठीक है, ये हमने पहले से ही हम इस चीज़ को जानते हैं। तो क्लोसियस कैप्लरियन इक्वेशन की मदद से हम पता कर सकते हैं। अब यदि हम स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ क्लोसियस कैप्लरियन इक्वेशन की बात करें तो देखो कुछ भी नहीं है। यदि वेपराइजेशन होगा तो देखो उस केस में क्या लिखेंगे, तो ये वेपराइजेशन के केस में लेटेंट हीट आ जाएगी टेम्परेचर, ठीक है ना, तो ये V2 माइनस के V1 होता है। तो देखो वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से किस में बदलता है, गैस में बदलता है, वेपर्स में, तो फाइनल गैस की वॉल्यूम माइनस लिक्विड की वॉल्यूम, समझ में आया, dP बटे dt। फ्यूजन कहने का मतलब क्या, मेल्टिंग, तो मेल्टिंग में देखो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा अपॉन में टेम्परेचर। अब देखो वॉल्यूम किसकी, सेकंड वॉल्यूम लिक्विड की, समझ में आया, माइनस के वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक वॉल्यूम। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैसेस स्टेट में बदलता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगा, और ये मेरे पास फाइनल वॉल्यूम गैस के, तो गैस माइनस के सॉलिड, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो दीज आर जस्ट बेसिक स्पेसिफिक फॉर्म्स। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखो क्या वो हम समझ गए हैं, जानते हैं। क्लोसियस कैप्लरियन इक्वेशन स्लोप देता है कोएक्सिस्टेंस लाइन की पीटी डायग्राम हमने अभी देखा, ठीक है। तो एक वेपराइजेशन की यदि बात करें तो देखो वेपराइजेशन में क्या होगा, ठीक है, यही तो है हमारे पास, ठीक है। तो देखो वेपराइजेशन की कंडीशन में तो जब लिक्विड से किस में बदलता है, गैसेस स्टेट में बदलता है, तो गैसेस स्टेट की जो वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा होती है लिक्विड से, तो ये टर्म तो पॉजिटिव आएगी, तो पूरी टर्म पॉजिटिव आती है, समझ में आया, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये एक पॉजिटिव आने का मतलब यही तो है, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा प्रेशर बढ़ाने से, समझ में आया। तो ये है। फ्यूजन की यदि बात करें तो सॉलिड से जब लिक्विड में जाएगा तो उस केस में भी मोस्ट सब्सटेंसेस के केस में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है ना, तो पॉजिटिव स्लोप आता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसी तरीके से हम फेज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन होता है वाटर के केस में, है ना, कब वाटर के केस में कब एक्सेप्शन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम जानते हैं यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर की जो वॉल्यूम है वो घट जाती है, बढ़ती नहीं है, समझ में आया, हम जानते हैं। तो यानी वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, 0 डिग्री वो क्या शो करता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है। तो ये हमने पहले भी जब क्लोसियस कैप्लरियन इक्वेशन पढ़ा था तब डिस्कस किया था, तो उस केस में डेल वी नेगेटिव आ जाता है, समझ में आया।
क्योंकि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इस बिटवीन दिस टेम्परेचर। तो डीपी बाई डी टी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो डीपी बाई डी टी नेगेटिव आने का मतलब क्या है, यदि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा प्रेशर के साथ। समझ में आया। सब्लिमेशन की बात करें तो सेम सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस बनता है, ये डेल वी में चेंज पॉजिटिव आएगा, तो जो हमारे पास डीपी बाई डी टी है वो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, कोई डाउट है, ये चीज़ है। बस सब्लिमेशन का लेटेंट हीट ज़्यादा होता है, कुछ नहीं है। एग्जांपल्स फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की यदि हम बात करें तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस है ना, एक्सेप्शनल केस ही है ये, मैंने बताया। बॉइलिंग ऑफ वाटर है, सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन इन क्रिस्टल्स, एग्जांपल ग्रेफाइट एंड डायमंड। देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हम जनरली सोचते हैं कि फेज़ क्या है, जैसे एक फेज़ होता है सॉलिड होता है ना, लिक्विड होता है, गैस होता है, ठीक है ना। तो जो एक जनरली जो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं ना, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को है ना, वो डिफरेंट फेज होते हैं, समझ में आया। तो यदि मेरे पास कोई सॉलिड है और उसकी तुम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज कर दो, है ना, तो डिफरेंट वो अभी क्या है, सॉलिड है लेकिन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो फेज बदल गई है। समझ में आया, क्या चेंज हो गई है, फेज चेंज हो गई है। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे सल्फर का एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है ना, सल्फर का एग्जाम्पल देखेंगे। अब मैं जैसे एक लिक्विड का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, किस लिक्विड का एग्जाम्पल बताता हूँ, हीलियम बताता हूँ, ठीक है ना। तो हीलियम क्या होता है, लिक्विड ही होता है, सॉरी हीलियम जो होता है गैसेस फॉर्म में भी होता है, तो लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो जब हीलियम जो है, एक क्या होता है, हीलियम एक सर्टेन टेम्परेचर पर लिक्विड होता है ना, और फिर उस टेम्परेचर से एबव भी वो क्या होता है, लिक्विड ही होता है, लेकिन उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, लेकिन है दोनों ही क्या, लिक्विड। एक को हम हीलियम फर्स्ट बोलते हैं, एक को हम हीलियम सेकंड बोलते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब मैं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जांपल होता है। तो जब हम फेज की बात करते हैं ना, तो फेज का मतलब मात्र सॉलिड लिक्विड गैस ही नहीं होता है, यदि डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में भी वो है तभी फेज अलग होगा। देखो ग्रेफाइट और डायमंड, दे आर बोथ सॉलिड, समझ में आया, दे आर बोथ सॉलिड बट दे हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो समझ में आया, ठीक है। तो उनका फेज क्या कंसीडर करते हैं, हम अलग कंसीडर करते हैं। तो ध्यान रखना, सॉलिड से सॉलिड भी ट्रांजिशन होता है ना जब क्रिस्टल्स के अंदर, तब भी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है, ठीक है। सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक होता है फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन। फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन कब, बिलो क्यूरी पॉइंट इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यदि एट क्यूरी पॉइंट होता है वो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो जाता है, ध्यान रखना। तो मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, सॉलिड टू सॉलिड ट्रांजिशन इन क्रिस्टल्स, फेरोमैग्नेटिक कब, बिलो क्यूरी पॉइंट, ध्यान रखना, क्यूरी पॉइंट का मतलब बिलो क्यूरी टेम्परेचर, यदि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ट्रांजिशन होता है, पैरामैग्नेटिक में या इन टू डिफरेंट सब्सटेंस, तो वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, ठीक है ना। फिर है सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन। तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं जनरली कंडक्टर्स में चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है जनरली, तो ये सब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, नॉन जीरो फील्ड में लिखा हुआ है, नॉन जीरो फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो एक सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, वहाँ पर फील्ड जीरो होता है, सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन में, वो अलग केसेस है, तो ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जांपल दे के पूछ लेता है कि कौन सा फेज ऑर्डर ट्रांजिशन है। तो सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन जब फील्ड जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। फेरोमैग्नेटिक, बिलो क्यूरी टेम्परेचर, सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन इन क्रिस्टल्स, जैसे कि ग्रेफाइट से डायमंड, ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं देखो फेज डायग्राम की सल्फर की, ये भी एक एग्जांपल है। सल्फर देखो क्या होता है, सल्फर जो होता है ना, मल्टीपल सॉलिड फेज एग्जिस्ट करती है, मल्टीपल सॉलिड फेज, और सेवरल ट्रिपल पॉइंट्स होते हैं इसके। तो जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं, तो जो रोम्बिक सर्कल होता है वो स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल। कब स्टेबल होता है वो, जब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन यदि टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर ना हो, मतलब इफ द रोम्बस इज नॉट अंडर स्टेबल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या होगा, तो जब हम यदि इसको हीट कर देंगे, तो हीट में देखो क्या है, तो यदि 95.4 डिग्री सेल्सियस है, समझ में आया, तो जो रोम्बिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो मोनोक्लिनिक में बदल जाता है, समझ में आया, और फिर वेपर में बदल जाता है। तो रोम्बिक भी सॉलिड ही है, मोनोक्लिनिक भी सॉलिड ही है, लेकिन फिर वो वेपर ट्रिपल में, अब वो यहाँ पे वेपर में बदल गया। तो 3 फेज में है, तो देखो, तो तीनों फेज में ना गिब्स फ्री एनर्जी इक्वली होगी, समझ में आया, ठीक है। तो देखो रोम्बिक फेज में भी, मोनोक्लिनिक फेज में भी, और गैसियस फेज में भी, ठीक है। तो अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखो, एट 95.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की मैं बात करूँ, देखो ये मेरे पास ट्रिपल पॉइंट है ना, तो इस ट्रिपल पॉइंट पर देखो यहाँ पे वो रोम्बिक में भी एग्जिस्ट कर रहा है, मोनोक्लिनिक में भी एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे वेपर फेज तो ये है ही है, ठीक है। 119 डिग्री सेल्सियस पर तो मोनोक्लिनिक से किस में बदल जाता है, वो लिक्विड में बदल जाएगा। तो सॉलिड से वो लिक्विड में बदल गया, और फिर लिक्विड से वेपर ट्रिपल पॉइंट में बदल जाता है ना। तो रोम्बस जो होता है वो मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से लिक्विड में बदल जाता है, फिर गैसियस स्टेट में। तो तब भी क्या है, तीनों का जो ट्रिपल पॉइंट है
है ना, समझ में आया। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी वो क्या है, इक्वली है। इसी तरीके से 151 डिग्री सेल्सियस पर जब प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तो वो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक और फिर लिक्विड ट्रिपल पॉइंट पे आ जाता है, यानी सॉलिड सॉलिड फिर लिक्विड, ठीक है ना, समझ में आया। ये सॉलिड फिर ये सॉलिड और ये फिर लिक्विड, तो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वली होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर यदि बात करूँ, ठीक है ना, समझ में आया, तो मेरे पास वो क्या है, ये इट विल बी अंडर रोम्बिक स्ट्रक्चर, इट विल बी अंडर वेपर स्ट्रक्चर, और ये मेरे पास लिक्विड तो ये लिक्विड रोम्बिक और ये वेपर, ठीक है ना। मोनोक्लिनिक सिर्फ इसी यदि टेम्परेचर प्रेशर इसी रेंज में होगा, मान लो यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर है तो मोनोक्लिनिक फॉर्म में होगा, यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर है तो रोम्बिक फॉर्म में होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इससे पता चलता है एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है। सिंगल कंपोनेंट सिस्टम कहने का मतलब क्या, सल्फर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम कैन हैव मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट। देखो एक से ज़्यादा ट्रिपल पॉइंट है इसके, हमने अभी देखे, समझ में आया, एक से ज़्यादा ट्रिपल पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी रेंजेस ऑफ इट्स डिफरेंट सॉलिड फेज। तो डिफरेंट सॉलिड फेजेस ही तो है, रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, समझ में आया, तो ध्यान रखना। तो ये चीज़ है, तो मोर देन ट्रिपल पॉइंट, वन ट्रिपल पॉइंट हो सकते हैं, मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट किसी भी सब्सटेंस के हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब तो फॉर सर्टेन सब्सटेंस। तो फेज डायग्राम से हम यही समझते हैं कि भाई दो फेजेस एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ तो ये सॉलिड है, ये वेपर है, ये समझ में आया, ये तो ट्रिपल पॉइंट था, है ना। तो यदि मैं देखो यहाँ पर इसको लूँ मैं, आप यदि ध्यान से देखो, सी फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, देखो तो यहाँ पर मैं लेता हूँ तो तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं बस सपोज ये पॉइंट ले रहा हूँ, है ना। तो इस पॉइंट पर ना इट विल हैव सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो इस पॉइंट पर इस क्या है, रोम्बिक फॉर्म भी है और मोनोक्लिनिक फॉर्म भी है, तो टू फेजेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, समझ में आ गई बात, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कह रहा हूँ, ट्रांजिशन कर्व्स अलोंग अ कर्व इन पीटी स्पेस, एक ट्रांजिशन कर्व तो है ही है, ठीक है ना, पीटी स्पेस में ट्रिपल पॉइंट G1 G2 G3 भी आ सकते हैं, तीन ट्रिपल पॉइंट, मतलब ट्रिपल पॉइंट पर गिब्स फ्री स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल होते हैं तीनों के तीनों, ठीक है। समरी हम यदि समराइज करें जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो प्रॉपर्टी में यदि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में गिब्स फ्री एनर्जी कंटिन्यूस होती है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का हमने जब डायग्राम बनाया था तो ये बनाया था, ठीक है ना। बेसिकली किंग्ड होता है, किंग्ड कहने का मतलब है, किंग मैंने जैसे ये सपोज ट्रांजिशन टेम्परेचर है, प्रेशर ले लेता हूँ टेम्परेचर, तो ऐसे और थोड़ा सा ये है ना, ये थोड़ा सा किंक एंगल बना हुआ है, तो किंक होता है, कंटिन्यूस है और किंक है। एंट्रोपी हमने देखा डिसकंटिन्यूस होती है, वॉल्यूम देखा है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होता है, दे आर नॉट इक्वल टू जीरो। लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है, हीट कैपेसिटी जो होती है डाइवर्जेंट स्पाइक, डेल्टा फंक्शन सिंगुलरिटी एट ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर में एक्चुअली में हम ये क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये स्पाइक आएगी डेल्टा फंक्शन वाली, ये समझ में आ गया। तो ये किसके लिए होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में। और ऐसा यदि आए तो है ना, तो इट इज डाइवर्जेंट इज देयर, लेकिन वो डेल्टा फंक्शन जैसा नहीं है, बहुत ही डेल्टा फंक्शन जैसा ये है, ये डेल्टा फंक्शन जैसा नहीं है, समझ में आया। ये हम देखेंगे किस तरीके से सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में होता है, समझ में आया। क्या दो फेज को एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करती हैं, ये क्लोजेस्ट कपलर एंड स्लोप हो गई, ठीक है ना, समझ में आया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, तो डिस्कस द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वेरियस प्रेशर, वेपर प्रेशर फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, एज्यूमिंग दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड दैट ऑफ द प्रेशर बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। तो कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में प्रेशर डिपेंडेंस, टेम्परेचर का डिपेंडेंस देखो प्रेशर पे, समझ में आया। लेटेंट कब, किस केस में, जब लिक्विड से किस में जाए, गैसेस स्टेट में जाए, है ना। और लेटेंट हीट जो है टेम्परेचर पर निर्भर नहीं कर रही है, और लिक्विड से जब गैसेस स्टेट में जा रहा है तो वेपर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस की तरह, समझ में आया। तो हमारे पास सिंपली यही तो इक्वेशन होगी, टेम्परेचर गैस माइनस के लिक्विड, ठीक है। तो ये मोलर वॉल्यूम एक तरीके से, है ना। तो क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, इसको एज्यूम कर लो कि जो मेरे पास लिक्विड का वॉल्यूम होगा बहुत ही ना के बराबर है, और गैसेस वी जो है, वीजी जो है बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको वीजी लिख सकता हूँ, समझ में आया, ठीक है ना। वॉल्यूम इन गैसेस केसेस ग्रेटर देन वॉल्यूम इन लिक्विड फॉर्म, तो समझ में आया। तो इज मच, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ पेपर। आइडियल गैस का है क्वेश्चन है कि आइडियल गैस कंसीडर करना है, ठीक है ना, मोलर वॉल्यूम के लिए। तो हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है ना। तो पी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी, ये वी अपॉन में एन हो जाएगा, तो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा आर टी अपॉन में पी आ जाएगा, तो वी अपॉन एन मोलर वॉल्यूम हो गया। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ अपॉन में टी, और ये आर टी पी ऊपर चला गया, ठीक है ना, डी पी बाई में, यहाँ तक हम आ गए, ठीक है ना। उठा के बस वॉल्यूम को मैंने पुट कर दिया, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जस्ट डू समथिंग रीअरेंजमेंट एंड नथिंग, डी पी बाई डी, ये पी इधर आ गया, है ना, और ये मेरे पास आर टी स्क्वायर और ये डी टी, है ना,
समझ में आया? ये है, ये आ गया, ठीक है। कोई डाउट है? बस कुछ नहीं है, अब सिंपली क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। तो जब आप डी पी अपॉन में पी इज इक्वल टू एल अपॉन में आर टी स्क्वायर और ये डी टी, तो ये मेरे पास log p इज इक्वल टू लेटेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन आर, तो इसको मैं टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे, -1 अपॉन टी आएगा और ये सम कांस्टेंट, ठीक है ना। कोई डाउट है? बस कुछ नहीं है, तो सिंपली ये हो गया, तो ये आ गया मेरे पास। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो p इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेरे पास -l अपॉन में आर टी प्लस के, तो एक्सपोनेंशियल में e की पावर माइनस क्या आएगा, उसको मैं के नोट लिख लेता हूँ सम कांस्टेंट, तो e की पावर -l अपॉन में आर टी ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रेशर डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, यही पूछ रहा था हमसे वो, है ना। कोई डाउट है? तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये भी कहा था लेटेंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन और टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती, इसलिए मैंने इसको बाहर लिखा है। टेम्परेचर पर निर्भर करती तो मैं अंदर ही इंटीग्रेशन करता इसका, ठीक है ना। तो ये जस्ट सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।